नमस्कार दोस्तों, श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के साथ यहाँ प्रस्तुत हैं और मैं डॉक्टर जितेंद्र चौहान, प्रोफेसर मधुमेह विभाग और एंडोक्राइनोलॉजी विभाग अरविंदो इंस्टीट्यूट, आज आपके साथ एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर सुबोध बांजुल सर को लेकर आया हूँ, जो इस ब्रांच के बहुत बड़े ज्ञाता है। उन्होंने इस ब्रांच को बेसिक से लेके जहाँ ये आज तक है वहाँ तक इस ब्रांच को जिया है। सर के 4 दशकों का अनुभव, इस ब्रांच के विषयों से संबंधित जानकारी उनके पास है। तो क्या हम उस जानकारी को अपनी दैनिक दिनचर्या में यूज़ करके, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हम जान नहीं पाते कि वो हार्मोन संबंधित है या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, और हम उचित उपचार को सही समय पर प्राप्त न कर पाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म में उठानी पड़ती है। तो इस पॉडकास्ट श्रृंखला में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुबोध बांजुल सर का, जो कि हेड एंड प्रोफेसर हैं एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट सेम्स में, और सर के इस वृहद नॉलेज और ज्ञान के भंडार का हम आज कुछ यूज़ करना चाहेंगे ताकि हम आम नागरिकों को उसका फ़ायदा पहुंचा सकें। तो नमस्कार सर। नमस्ते भैया। नमस्कार। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आम जनता के लिए एंडोक्राइनोलॉजी एक शब्द नया होता है। हम कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी सब जानते हैं, पर एंडोक्राइनोलॉजी एक नया सब्जेक्ट लगता है। पर जैसा कि आप सबको विदित है कि एक नया सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ एक ब्रांच है। तो पहले आप हमें ये बताइए कि एंडोक्राइनोलॉजी होता क्या है और हार्मोन का हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण रोल होता है डे टू डे लाइफ में। बहुत अच्छा प्रश्न किया है डॉक्टर जितेंद्र। आप भी प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी की, मैं भी हूँ। 40 साल पहले 1985 में मैंने यहाँ से एमडी किया एमजीएम मेडिकल कॉलेज से। तब एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या बहुत ज़्यादा ब्रांच में नहीं थे। डॉक्टर पीजी रमन साहब और डॉक्टर पाठक साहब ये देखते थे डायबिटीज़ और थायराइड को। हमारा डिपार्टमेंट था। यहाँ से मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं बॉम्बे गया। वहाँ केईएम हॉस्पिटल में डॉक्टर एसडी भंडारकर साहब के साथ में 86 में मैंने एंडोक्रीन ज्वाइन किया। एंडोक्रीन डिपार्टमेंट क्या होता है? एंडोक्रीन का मतलब होता है अंतस्राव ग्रंथियाँ। ऐसी ग्रंथियाँ जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हार्मोन बनाती है। इनको अपन केमिकल्स बोल सकते हैं। ये केमिकल क्या होता है? डक्ट होती है। एक तो डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। जैसे अपनी लार की ग्रंथि है, लार में से एक डक्ट आती है जो अपने को लार मुंह में डालती है। जैसे पेट में है, पेंक्रियाज है, दूसरी ग्रंथियाँ हैं, ये भी अपना स्राव करती है डक्ट के थ्रू। पर ये अंतस्राव ग्रंथियाँ या हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सीधा ब्लड में अपना हार्मोन फेंकती है। सो ब्लड में जैसे ही हार्मोन जाता है तो सारे शरीर में फैल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है अपने दिमाग के नीचे, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ को कंट्रोल करती है। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। यहाँ से हार्मोन निकलते हैं, जो हार्मोन अपनी थायराइड है, यहाँ पे एक पैराथायराइड है, उसके पीछे 4 ग्रंथियाँ होती हैं जो कैल्शियम को करती हैं। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो चय अपचय या अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। एक ग्रंथि होती है अपने पेट में जिसको अपन पेंक्रियाज बोलते हैं, और पेंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जो अपने इंसुलिन या शुगर को कंट्रोल करता है। दूसरी औरतों में ओवरीज और आदमी में टेस्टिस। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथियाँ हैं जिनको अंतस्राव ग्रंथि या पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। और ये सारी ग्रंथियाँ अपना रस या हार्मोन सीधा ब्लड में भेजती हैं और ये सारे शरीर में काम करती हैं। अगर ये ना हो, एक भी गड़बड़ हो जाए, एड्रिनल भी एक होती है किडनी के पास में, जिसे 2 हार्मोन निकलते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और अपन एक अलर्ट मोड में रहते हैं। कॉर्टिसोल वहाँ से निकलता है, एड्रिनलिन निकलता है। तो ये सारी ग्रंथियाँ अपने शरीर में, इसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन से संबंधित बोलते हैं। ये डिपार्टमेंट बढ़ते 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 आज ये हालत हो गई डॉक्टर जितेंद्र के नंबर 1 ब्रांच कहलाती है कि डीएम के स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ आना चाहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी में, इसके बाद कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी लेना चाहते हैं। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जब मैंने किया था तो बहुत कम लोग थे, उंगलियों पे गिन लो डीएम। आज तो बहुत सारे डीएम हो गए और सब जगह ब्रांचेज खुल गई हैं, और भगवान की कृपा से और हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर भंडारी ने अथक प्रयास किया और उसके लिए हमारे यहाँ भी डीएम अब एंडोक्रीन में आ गया है सेम्स में। हम वेरी मच वी आर देयर। सो हम प्रोफेसर से और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं। जी, ओवर टू यू सर। तो बहुत महत्वपूर्ण और संक्षिप्त तरीके से आपने बताया कि एंडोक्राइनोलॉजी विभाग क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। तो अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझें आम जनता के लिए, तो शरीर के जो विभिन्न अंग हैं
उनके आपस में कोऑर्डिनेशन के और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट ग्लैंड से निकलते हैं, और कुछ ग्रंथियाँ मास्टर ग्रंथि होती है जो सभी फंक्शन को कंट्रोल करती है, कुछ इंडिविजुअल फंक्शन को कंट्रोल करती है। और डेफिनेटली अगर इसमें कहीं कमी या अधिकता होगी तो हमें एंडोक्राइन संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इसी कड़ी में सर एक सबसे कॉमन जो बीमारी हम लोग डील करते हैं डे टू डे लाइफ में, और लगभग हर घर में इससे ग्रसित मरीज होते हैं, डायबिटीज़ या मधुमेह जिसको हम कहते हैं। तो क्या डायबिटीज़ क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, और कौन लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होने की रिस्क होती है? डॉक्टर जितेंद्र, पहले आप प्रश्न का उत्तर दूं सर। डायबिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि एंडोक्रीन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डायग्नोसिस या देखना थोड़ा मुश्किल है, डायग्नोसिस करना मुश्किल है, पर आपने डायग्नोस कर दिया तो ट्रीटमेंट बहुत आराम है और बच्चे और आदमी एकदम से नॉर्मल हो जाता है। या तो कमी हो, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों का अपन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सबसे अच्छी बात है एंडोक्रीन में। अगर हार्ट गया तो गया, आप ऑपरेशन करवाओ, किडनी गई तो डायलिसिस करवाओ, पर एंडोक्रीन में छोटी सी दवा से अपन पूरी तरह से मरीज को ठीक कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न के उत्तर पे, डायबिटीज़ क्या होती है और कितने तरह की होती है। डायबिटीज़ आई थिंक अमूमन भाषा में अपन बोलते हैं मधुमेह। ये आज से नहीं, अपने सुश्रुत और चरक के टाइम से लोगों को पता है कि मधुमेह, मधु मतलब मीठा और मेह मतलब निकलना। पेशाब से जब शुगर निकलने लगती थी तो लोग उसको मधुमेह बोलते थे। बाद में डायबिटीज़ का पता पड़ा कि डायबिटीज़ मेलाइटस, अगेन वो शुगर की साइफनिंग की बात करें, ग्रीक वर्ड है। जब शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है या ब्लड में बढ़ जाती है, भूखे पेट की शुगर 126 मिलीग्राम पर सेंट या पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, एक बार नहीं 2 बार, और खाने के बाद की शुगर 200 से ज़्यादा हो 2 घंटे बाद की, तो अपन उसको डायबिटीज़ बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। क्यों होती है? क्योंकि इसमें अपने को, वैसे मैंने बताया कि पैंक्रियास से 2 तरह के रस निकलते हैं। एक रस तो अपने को 6 अपचे में आंत में जाके काम करता है जो फैट को, और दूसरे उसको पचाने का काम करता है। एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, दूसरा हार्मोन भी निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। बीटा सेल्स होते हैं इंसुलिन निकालने के लिए, और ये बीटा सेल इंसुलिन निकालते हैं। जैसे अपन खाते हैं या खाने के बारे में सोचते हैं, अपने मुंह में लार आती है, जब पेट में खाना जाता है तो वहाँ से निकल के शुगर की मात्रा अपने ब्लड में जाता है। जैसे ही ये ब्लड में जाता है तो अपने पैंक्रियाज इंसुलिन को निकालने लगता है, और इंसुलिन जैसे ही निकलता है तो ये शुगर की मात्रा को धीरे धीरे कम करता है, क्योंकि शुगर अपने सेल्स में, अपनी बॉडी में, अपने एनर्जी के लिए काम में आता है, और जो अपन उपयोग नहीं कर पाते उसे अपन इकट्ठा कर लेते हैं लीवर में और मसल में। ये जब अपन सोते हैं या जब खाना नहीं खाते, अपन जब फास्टिंग करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो ये हमारे काम आता है। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन काम नहीं करता तो शुगर की मात्रा शरीर में या ब्लड में बढ़ने लगती है। इसको अपन बोलते हैं डायबिटीज़। और डायबिटीज़ अमूमन 2 तरह की होती है या 3 तरह की कह लो आप। 2 तरह की तो पक्का, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में या किशोरावस्था के पहले और कभी कभी उम्र के बाद में भी हो सकती है, एल्डरली में हो सकती है। इसमें इंसुलिन की नितांत कमी होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत सारे लोग पूछते क्यों हो गई, उसका कोई आंसर होता नहीं। कई बार पैंक्रियाज अपने आप ख़त्म हो जाता है ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स के वजह से, या कभी वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ और हो गया तो हो गया। ये कभी कभी लोग जो दारू पीते हैं, जिनको गाल स्टोन्स हैं, पथरी हो गई है गाल ब्लैडर में, ये पैंक्रेटाइटिस हो जाए, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, तो उसमें भी ख़त्म हो जाता है। उसको अपन टाइप नहीं बोलते, उसको सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं, पर एक तरह की वो टाइप 1 ही कहेंगे। और एक होती है जो इस उम्र में या पहले 30 के बाद में बोलते थे, पर आजकल सारे बच्चे हट्टे कट्टे हो गए। 18 साल में भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, क्योंकि उनको देखोगे कालापन यहाँ पे गर्दन में हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, डबल चिन हो गई है। ऐसे लोगों को इंसुलिन होता तो है लेकिन काम नहीं करता। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है टाइप 2 डायबिटीज़। ऐसे लोगों को अपन कोशिश करें कि डाइट कंट्रोल रखें और छोटी मोटी दवा देके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चे लोग जो 100 किलो के हो गए, 10 से 20 किलो वजन कम करें तो डायबिटीज़ रेमिशन में चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ कैन बी ट्रीटेड विथ लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, वजन कम करके, और लगे तो अपन
ओरल ग्लूकोज या ओरल ग्लूकोज मीन्स को जलाने वाली गोली दे के उसको ठीक कर सकते हैं। अभी नई नई दवाई आ गई, इंजेक्शन भी आ गए। पर टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी होती है डॉक्टर जितेंद्र कि जिसको आप केवल इंसुलिन से ही ठीक कर सकते हो। इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ज़िंदगी है। अगर इंसुलिन नहीं लेगा बच्चा तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है, परेशान हो सकता है, और अपन उसको भर्ती करेंगे तो उनको तो ज़िंदगी, ना तो गंडा तावीज़ ना कोई दूसरी पैथी, कोई इलाज काम करता नहीं, केवल इंसुलिन ही उनकी ज़िंदगी है टाइप 1 के लिए। टाइप 2 अपन नेचुरली ठीक कर सकते हैं लाइफ स्टाइल से, योगा से, मेडिटेशन से, चल के, बहुत सारी चीज़ों से। ओवर टू यू। तो सर ने एक साफ शब्दों में बताया कि डायबिटीज़ या तो इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन का काम नहीं करना है, और बच्चों में या टाइप 1 में इंसुलिन सर्वाइवल का इशू है, अगर नहीं देंगे तो सर्वाइवल मुश्किल है। टाइप 2 में कभी कभी ऑप्शनल हो सकता है अलॉन्ग विद द ओरल ड्रग्स। तो डेफिनेटली सर ने हमें इस बारे में पूरी तरह से बता दिया कि डायबिटीज़ क्या, क्यों, कैसे होता है। अब मेरा अगला प्रश्न सर आपसे है कि अगर कोई मरीज मधुमेह से ग्रसित है और वो अपनी शुगर को नियंत्रित नहीं रखता है, चाहे वो दवाई को मिसमैनेज करता है या रेगुलर फॉलोअप नहीं करता है या दवाई टाइम पे नहीं खाता है, डाइट और एक्सरसाइज जैसे आपने बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग होता है शुगर मैनेजमेंट का, तो क्या और किन अंगों पे इसका असर आता है और कितना गंभीर है ये विषय? जब हम डीएम कर रहे थे या जब हम एमडी कर रहे थे तब बहुत सारी दवाइयाँ नहीं थी, केवल था हमारे पास उसको इंसुलिन, डर्ट इंसुलिन बोलते थे, जो एनिमल से निकलता था, बोवाइन है और पोर्साइन है, सुअर का या गाय भैंस से। और दूसरा ड्रग्स में केवल मेटफॉर्मिन अवेलेबल थी, और हम लोग तो डायबिटीज़ क्लोरोफॉर्माइड यूज़ करते थे। धीरे धीरे करके इतना चेंज आ गया है, 30 से 40 और पिछले 10 से 15 साल में इतनी सारी नई ड्रग्स आ गई, नए इंसुलिन आ गए, इंसुलिन के एनालॉग्स आ गए, जो जैसे चाहिए टेलर मेड थेरेपी होती है। एक तो होती है अपन रेडीमेड और एक टेलर मेड, तो टेलर मेड थेरेपी अवेलेबल है। पर इसके बाद में भी लोग जागरूक नहीं है, उनको लगता है कि अपन दवा लो 15 दिन 20 दिन, थोड़े दिन कंट्रोल करो और फिर गड़बड़ जैसे थे वैसे हो जाओ तो परेशानी है। अगर शुगर को कंट्रोल ना करे, जैसे मैं कहता हूँ भैया घर में तुम चाशनी बनाते हो या हलवाई के यहाँ चाशनी बन की देखी है, तो बोलते हैं हाँ साहब चाशनी देखी है। चाशनी जब गाढ़ी हो जाती है तो क्या होता है, तपेली में या कढ़ाई में जम जाती है, जम गई। वैसे ही अगर शुगर अपने शरीर में ज़्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं जाके जमेगी। वो जमती कहाँ है शुगर, काय में, ब्लड वेसल्स में, नसों में। नसें अगर अवरुद्ध हो गई तो वो जगह को ब्लड को नहीं जाने देंगी और वो जगह ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, जिनको लंबे समय से है, जो अपना ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे लोगों को ब्रेन अटैक जिसको कहें, लकवा कहें, और या हार्ट अटैक कहें या एमआई करें, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो भी आपको कहना है, कार्डियोमायोपैथी करना है, 3 से 4 टाइम्स या गुना खतरा ज़्यादा रहता है। ये तो हो गई बड़ी बड़ी वेसल्स। और कभी कभी पैर में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, चलता हूँ साहब आधा किलोमीटर और मुझे पूरी पिंडी भर जाती है, दर्द होता है, मैं फिर रुकता हूँ फिर चलता हूँ। ऐसे लोगों बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। ये पहले डायबिटीज़ जब कम थी उस समय केवल स्मोकर को होता था, बर्जस डिसीज़ बोलते हैं। अब डायबिटीज़ वालों को बहुत होने लगा, इसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़। अगर ध्यान ना दें तो ऐसे लोगों को पैरों में घाव हो सकते हैं, नसों में तकलीफ हो सकती है और गैंग्रीन में हो सकती है। ये तो हो गई मोटी मोटी साहब। और इसके अलावा भी छोटी छोटी नसें अपने शरीर में होती हैं, जैसे आँख के पर्दे में छोटी नसें हैं, अपनी किडनी में छोटी नसें हैं, अपने जनानांगों में छोटी नसें हैं। ऐसी नसें जिनको, और नसों में भी पेरीफेरल 2 तरह की नसें होती है, एक तो खून ले जाती हैं और एक सेंसेशन ले जाती हैं। सेंसेशन नसें वालों को बोलते हैं नर्व्स। जो पेशेंट्स को पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिसीज़ भी होती है, ब्रेन की डिसीज़ भी होती है, हार्ट की भी होती है, और साथ में किडनी की परेशानी और आँख में अंधत्व रेटिनोपैथी हो सकती है। अंदर ये जो आँख है ना साहब, ये एक कमरे की तरह है, कमरा बंद है और अंदर एक नस फूट गई तो लोगों को दिखना भी बंद हो जाता है। अंधत्व का बड़ा कारण है, और कैटरेक्ट भी ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है। तो अगर शुगर कंट्रोल ना करें, मोटा हिसाब है, इनको हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, पैर में गैंग्रीन, नसों में तकलीफ और झुंझुनाहट, सनसनाहट, किडनी और आँख की भी तकलीफ हो सकती है। इसको रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम अपनी भाषा में बोलते हैं। मोटे हिसाब में लोगों को नशे की तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। तो शुगर की कंट्रोल करो, उसको ठीक रखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक बार गड़बड़ हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल काम होता है उसको ठीक करना, और पूरी तरह से ये ठीक भी नहीं होती। सबसे बढ़िया है इसका बचाव। दैट्स व्हाट आई लाइक टू से।
सो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि डायबिटीज़ को अगर हम शुरुआती दौर में ही कंट्रोल कर ले तो ये जो गंभीर कॉम्प्लिकेशन जो सर ने बताई, जो कि लकवा, हार्ट अटैक, नसों की बीमारी, आँखों की बीमारी, उससे हम बच सकते हैं। और यदि अगर ये हो जाए तो भी हम ऑप्टिमल ग्लूकोज को कंट्रोल करके इनके प्रोग्रेशन की स्पीड को कम कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब ना हो और वो अपने जीवन को उसी उत्साह के साथ जी सकें। अब सर मैं आता हूँ, डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी हमने अपने आम नागरिकों के साथ शेयर की, परंतु आजकल समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ भी बहुत फैल रही है कि डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए कोई बोलता है कि ये डाइट ले लो, कोई बोलता है कि ये कर लो, आयुर्वेदिक कर लो, कुछ कर लो। तो मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इन सब भ्रांतियों के बातों के उसमें आना चाहिए, या उससे ऐसा कुछ रास्ता है जिससे हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, या ये सच है कि झूठ? बड़ी देखो, अच्छा, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अभी एक बात करते हैं लीगेसी इफेक्ट की। लेगेसी मतलब माँ बाप ने जो छोड़ा है, अपन ने जो पहले किया, पहले लोग कहते हैं जन्म में आपने अच्छे काम किए तो इस जन्म में अच्छा मिलेगा, वही हिसाब है। शुगर जिसको हो जाए, पहले साल अगर आपने अच्छे से कंट्रोल की तो ये कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो शुरू में ही लेतलाली जो करते हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो एक चीज़ हो गई। दूसरे, आपका प्रश्न का उत्तर ये है, दो तरह की चीज़ होती है। रिवर्सल होता है, ये होता है रेमिशन। रिवर्सल का मतलब है अपन वापस नॉर्मल हो गए। एक होता है रेमिशन, मतलब अपन कुछ समय के लिए अच्छे हुए और फिर गड़बड़ हो गई। तो जिनको डायबिटीज़ हो गई है उनको कहीं ना कहीं टेंडेंसी है, उनको इंसुलिन की रेजिस्टेंस तो है, पर इंसुलिन की कमी भी है, तभी शुगर बढ़ी। अगर रिवर्सल या ये रेमिशन की बात करें, जो बच्चे लोग हैं जिनको शक्कर बहुत ज़्यादा समय से नहीं है, 2 साल 3 साल 5 साल हुई, जिनका वजन ज़्यादा है, वो अगर अपना वजन कम करें लाइफस्टाइल से, डाइट से, एक्सरसाइज से, योगा से, या जो नई दवाइयाँ आ गई है बेरियाट्रिक सर्जरी से, तो भी ये लोग को वापस नॉर्मल हो सकते हैं। पर एक बार फिर से अब आप वजन बढ़ाओगे, लाइफस्टाइल गड़बड़ करोगे, तो फिर ये शुगर आ जाती है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं ना 15 साल शुगर हो गए, है बाबा जी 50 55 60 साल के, वो कहे रिवर्सल, तो ऐसे लोगों को रिवर्सल या रेमिशन संभव नहीं है। तो अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत सारी दवाइयाँ लग रही हैं, तो ऐसे लोगों को रिवर्सल या रेमिशन होता नहीं। पर जो बच्चे लोग हैं 18 20 25 साल के, जो मोटे तगड़े हैं, वो अगर अपना ध्यान दें, पहले तो हो ही ना, अगर हो जाए तो अगर 20 किलो कम करें तो ये लोग वापस नॉर्मल हो सकते हैं। पर एक बार फिर ये वजन बढ़ाएंगे तो ये इनको टेंडेंसी तो है, ये फिर डायबिटीज़ में चले जाएंगे। सो देयर इज़ नथिंग लाइक रिवर्सल। रिवर्सल टेम्परेरी हो सकता है, रेमिशन बोल सकते हो। और अगर अपना ध्यान रखोगे, ज़िंदगी भर एक मेंटेन करोगे अपने आप को, तो शायद रिवर्सल भी हो जाए। तो सर ने हमारे इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया कि रिमिशन एक मिसनॉमर वर्ड है। रिमिशन पॉसिबल है, पर उसके लिए कुछ विशेष क्राइटेरिया, जैसे सर ने बताया कि अगर आपका एक्सेस वेट है तो उसको कम करें, 10 से 20% वेट कम करें, आप अपने डाइट को मेंटेन करें, नशे को छोड़ें, स्ट्रेस को कम करें, तो आप अपनी इंसुलिन के सिक्रीशन और ज़रूरत को बैलेंस करके अपनी दवाइयों को कम या बंद कर सकते हैं। पर ये कुछ समय के बाद वापस आ जाएगा अगर हम अपनी पुरानी दिनचर्या पे लौट आएंगे। तो सर ने हमें पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी लुभावने वादों पे, और जो सोशल मीडिया पे आजकल नॉइस है कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे, आपकी डायबिटीज़ ख़त्म कर देंगे, अगर जैसा सर ने बताया कि अगर पहले 2 साल 3 साल में अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले 2-3 साल में हमें इस तरह की किसी भी चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। रिवर्सल कहें डॉक्टर साहब, तो जैसे लोग स्टेरॉइड पे हैं, वजन बढ़ गया, स्टेरॉइड बंद कर दिए, फिर नॉर्मल आ गई। प्रेगनेंसी में हो गई, वो प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो गई। पर प्रेगनेंसी में भी जिनको आती है, अपन बात करेंगे उसके बारे में और, पर वो भी अगर वो गड़बड़ है तो बाद में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रिवर्सल बहुत मिसनोमर है, और रेमिशन में कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने आप को हमेशा उस पोजीशन पे रखना पड़ेगा। जैसे ही आपने रिवर्ट किया, लोग बाद में वजन बढ़ाते हैं, फिर बढ़ जाती है शुगर। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। तो डेफिनेटली हम डायबिटीज़ के संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी सर से ले चुके हैं। अब मैं इस वार्ता को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी, जो कि एंडोक्राइनोलॉजी विभाग से संबंधित होती है और मरीज के डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना जीवन की परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये हार्मोन कम है या ज़्यादा है तो ये ब्रेन से लेके पाँव तक या बाल से लेके नाखून तक के विभिन्न अंगों को डिफरेंट रूप से प्रभावित करता है। थायराइड, तो आपने सबने सुना होगा कि थायराइड होती है, पर कई लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि वो मोटे वाली थायराइड है कि पतले वाली थायराइड है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि हाइपो और हाइपर थायराइड से संबंधित विषय पे आप आम जनता को क्या सलाह देना चाहते हैं
कि किस तरह के लक्षण हो तो आपको हाइपोथायराइड होगा, किस तरह के है तो हाइपर होगा, और उनके उपचार के लिए सामान्य उपचार विधियाँ क्या-क्या हैं? थोड़ा-सा आम जनता के लिए आप अपने अनुभव को साझा करें सर। डॉक्टर चौहान, आई थिंक इम्पोर्टेंट है थायराइड क्या होती है। सर। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो तितली के आकार की होती है और अपने यहाँ गले में यहाँ पे रहती है। उसमें एक बीच में बोलते हैं उसको अपन, बीच में ब्रिज रहता है इस्थमस बोलते हैं, और दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, वट एवर यू कॉल इट। और ये हार्मोन बनाते हैं T3 T4 जिनको अपन थायराइड हार्मोन बोलते हैं। और ये ग्रंथि कंट्रोल होती है अपने पिट्यूटरी से, वहाँ से एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको आम भाषा में अपन TSH बोलते हैं। तो TSH ऊपर से निकलता है और इसको कंट्रोल करता है, यहाँ से T3 T4 निकलते हैं। T3 T4 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा या चय अपचय सारी चीज़ों में, सो भी कहते हैं फ्रॉम द वूम, पेट से लेके और ग्रेव तक आदमी को ये पूरे टाइम पे काम करते हैं। थायराइड हार्मोन नहीं होएगा तो बच्चा अपंग पैदा हो सकता है और बच्चे में क्रिटिनिज्म बोलते हैं जिससे दिमाग का भी विकास बराबर नहीं होता। सो पहले बहुत ज़्यादा कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म एक टर्म होता है जब बच्चा थायराइड ग्रंथि नहीं है या वो ख़त्म हो गई या बनी नहीं, और ये बच्चे पैदा होते ही अगर अपन उनको ना देखें, तो इसलिए आजकल कहते हैं नियोनेटल, और अपन उसको हाथ के हाथ जांच करते हैं। बच्चा पैदा हो 48 घंटे में अपन T3 T4 और TSH देख लेते हैं। अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना, गड़बड़ है तो अपन इनको हाथ का ठीक करें। तो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म पेट से आई हुई बीमारी है जो थायराइड की ग्रंथि बनती नहीं है। ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बराबर नहीं होता, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है। और जो माएँ हाइपोथायराइड है उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, उन्हें बराबर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो बच्चा अच्छे से निकलता है और ब्रेन से और शरीर से अच्छा होता है। दूसरी बात अपन ने जो की कि हाइपो और हाइपर थायराइड, अगर शरीर में या T3 T4 की कमी हो जाए तो TSH बढ़ जाता है, अगर इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। और कभी कभी पिट्यूटरी ग्रंथि में ही परेशानी है और थायराइड भी कम है तो दोनों ही T3 T4 भी कम होंगे और TSH भी कम होगा, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मैंने जैसे बताया शरीर में सब जगह काम करता है, तो ये चय अपचय ये अपन मेटाबॉलिज्म में कहें तो अगर कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। जैसे आदमी सुस्त हो गया, हाइपोथायराइड वाला हाथ पैर दुखते हैं, सुस्ती आती है, नींद ज़्यादा आती है, खर्राटे आते हैं, चेहरे पे सूजन, शरीर का बढ़ना, शरीर का सुस्त होना, पेट सुस्त हो जाता है, तो भूख कम लगती है और कब्जी भी इन लोगों को रहती है। इन लोगों को ठंड भी ज़्यादा लगती है क्योंकि खुद की जो एनर्जी नहीं बन रही, तो ठंड बोलेंगे कि सबको आप बोलोगे पंख। बहुत बार हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं साहब। हाँ। हस्बैंड बोलता है मुझे एसी चाहिए, बीवी बोलती है नहीं नहीं मुझे एसी नहीं चाहिए, मुझे पंखा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उसको हाइपोथायराइडिज्म। और साथ में इनको महीने में परेशानी हो सकती है, महीना ज़्यादा आ सकता है, बच्चा पैदा पेट में आने में परेशानी, बच्चा पेट में आ जाए तो परेशानी। तो हाइपोथायराइडिज्म, और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि इसको अपन एक गोली इसको दे के ठीक कर सकते हैं। अगर अपन ने डायग्नोसिस कर लिया हाइपोथायराइडिज्म है कि भाई चेहरे पे सूजन है, आंखें पफीनेस आ गई है, डल हो गया, आवाज़ भारी हो गई, मैं सुबोध बांजल ऐसे बोलोगे तो आप पता कर सकते हो, है ना। तो अभी इतने एडवांस केसेस नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि अब हर जगह लैब खुल गई, लोग फटाफट लोग जागरूक होकर अपना T3 T4 TSH रूटीन में करवाते हैं, तो अपने एडवांस केसेस नहीं देखे। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हाइपोथायराइड को कोमा में जाते भी देखा है। उसको हाइपोथायराइड मिक्सिडीमा कोमा बोलते हैं। पेट पूरा लेट्रिन से भरा हुआ है, पूरा पेट जम गया, और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो अभी उतने एडवांस केस नहीं दिखते, पर सबसे अच्छी बात हाइपोथायराइड में अपन एक गोली से इसको ठीक कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ भैया गोली सुबह सुबह उठते साथ खा लो। डोज कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को 50 माइक्रोग्राम लगे, किसी को 150 लगे, और कुछ लोगों को 200 माइक्रोग्राम में ठीक हो जाते हैं। सुबह सुबह खाओ और 1 घंटे तक ना चाय पियो ना दूध पियो, आप बिल्कुल ठीक रह सकते हो। समय समय पर अपने डॉक्टर को मिल लो और इसके बाद जांच करवा लो। दैट्स व्हाट वी से। तो एक गोली से आदमी बिल्कुल ठीक हो सकता है, रामबाण कहेंगे अपन। दूसरी बात, हाइपर थायराइडिज्म, अगर T3 T4 ज़्यादा है तो नीचे ऊपर का जो है TSH वो नीचे आ जाता है। जैसे चय अपचय मेटाबॉलिज्म की बात की, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो मैं कहता हूँ भैया जैसे तुम भट्टी के सामने खड़े होते हो हलवाई के, बस वही हालत हो जाती है। पसीना आ रहा है, दिल धड़क रहा है, दुबले हो गए, खाना खूब खा रहे हो और लेटरिन बार बार जा रहे हो और वजन कम हो रहा है। तो मेरा कहाँ गया? बोला भस्म व्याधि हो गई। भस्म व्याधि क्या होती है? ज़्यादा खाओ
और वजन कम हो जाए तो दो ही कारण है, एक तो डायबिटीज़ स्पेशली टाइप 1 और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। अगर वजन कम हो रहा है या कैंसर ढूंढ लो, दूसरी चीज़, अपन यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन केवल टाइप 1 डायबिटीज़ में वजन कम होता है, खाना ज़्यादा होता है, और हाइपरथायराइडिज्म में थायरोटॉक्सिकोसिस में आदमी खूब खाता है और वजन भी कम होता है, गर्मी बहुत लगती है, चिड़चिड़ करता है, नींद नहीं आती, घर में झगड़ा होता है। तो ऐसे लोगों को अपन ज्योतिषी के पास न बेच के अपने पास बुला के उनको अपन ठीक कर सकते हैं। ऐसे लोगों को थायराइड की ग्रंथि भी बढ़ जाती है, यहाँ पे सूजन आ जाती है, तो अपन उनको भी दवा से, सर्जरी से, या कभी कभी रेडिएक्टिव आयोडीन एक थेरेपी होती है, उससे देख के अपन ठीक कर सकते हैं। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लाल लाल हो जाती हैं, तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। बोथ हाइपर और हाइपो दोनों को अपन अच्छे से ठीक कर सकते हैं, और दोनों शरीर को या लाइफ को डिस्टर्ब करती है। तो अपन समय पे चेतें, समय पे देखें, तो हाइपर और हाइपो दोनों एकदम बढ़िया हो सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, 100%। यही मैंने कहा कि एंडोक्रिनोलॉजी में सबसे अच्छी बात यह है कि डायग्नोसिस कर लो, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर एक बार डायग्नोस कर लिया तो आप बड़े आराम से उनको ज़िंदगी गुजर सकती है दवा के साथ में। ओवर टू यू। तो दो चीज़ें मैंने भी सर से सीखी, एक तो भस्म मियादी टर्म, और दूसरा सर ने बताया कि ये जो बीमारियां होती है, अगर ये कम वाला हार्मोन हो या ज़्यादा हार्मोन हो, इससे ना केवल पेशेंट पर उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं, और सभी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो सकती है, जिससे परिवार टूटने की कगार पे भी आ जाता है। और जैसा कि सर ने बताया कि इसका उपचार बहुत सस्ता है, एक 2 या 3 रुपए की गोली, बस केवल क्या चाहते हैं, एक डिसिप्लिन अप्रोच हो, पेशेंट अपनी दवाई को नियमित ले, तो इन सब परेशानियों से बच के एक हेल्दी और स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो इन दो महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में सर आपसे बात की और ज्ञान प्राप्त किया कि डायबिटीज़ और थायराइड क्या होता है। अब एक छोटा सा प्रश्न मेरा है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये दोनों बीमारियां हों, डायबिटीज़ या थायराइड, तो क्या इसका प्रभाव होने वाले बच्चे पे, माता पे, या प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान कुछ नेगेटिव असर पड़ सकते हैं, और हमको इनको कितने प्रभावी तरीके से और कितना जल्दी इनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है? डॉक्टर साहब, जैसे अपन ने बात की कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक होती है सर, जो प्रेगनेंसी के पहले हो गई और बच्चा पेट में आ गया, एक होता है GDM जिसको बोले जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ गर्भावस्था में यूजुअली 6 या 7वें महीने में आती है, जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर अगर पहले से ही है माँ को और कंट्रोल नहीं है, तो बच्चा भ्रूण जो रहता है ना, उसका सारा शरीर, ऑर्गेनोजेनेसिस को अपन जिसको बोलते हैं, फिर अगले शुरू के 3 महीने बन जाता है। 3 महीने के बाद केवल बच्चा बड़ा होता है, जो बनना था वो बन गया। तो अगर माँ में शुगर ज़्यादा है, अगर डायबिटीज़ ऑलरेडी है, तो उसको ऑर्गेनोजेनेसिस में या उसके अंग बनने में तकलीफ हो सकती है। अंग बनने बोले तो हाथ पैर छोटे हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज़ है, कंट्रोल करना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी लाएं। आइडियल कितना करना चाहिए, HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6 या 6 के नीचे रखो तो बेस्ट है, पर 6.5 के नीचे तो पक्का होना ही चाहिए। भूखे पेट की शुगर 100 होनी चाहिए, खाने के बाद की 150 से ज़्यादा ना हो, तो आप प्रेगनेंसी ला सकते हो। अपन एक तो ये बात हो गई ऑर्गेनोजेनेसिस की। दूसरी बात होती है GDM, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो माँ जब बने तो पहले बार जब मिलो, पहले ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में जांच करवा लो, गड़बड़ है तो ट्रीट करो, और नहीं है तो हर 3 महीने में या 6ठे महीने में जाके फिर से जांच करनी चाहिए, भूखे पेट की भी और ग्लूकोज देने के बाद में भी। इसको अपन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। अगर शुगर माँ में ज़्यादा है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़, तो माँ के थ्रू ही या प्लेसेंटा से या नाल से बच्चे को खाना जाता है, और बच्चे को पता नहीं होता कि कितना खाना है। तो जितना माँ के पास ज़्यादा होगा वो बच्चा ज़्यादा खाएगा। अगर शुगर ज़्यादा है तो बच्चे को शुगर ज़्यादा पहुँचेगी, अगर शुगर ज़्यादा पहुँचेगी तो बच्चा जल्दी बड़ा होगा। और अगर शुगर यहाँ पे है तो उसके पैंक्रियाज से भी इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा बच्चे के भ्रूण के, और वो बच्चा जब निकलेगा तो वो शुगर को जलाएगा, जल्दी बड़ा हो गया तो डिलीवरी में परेशानी है, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस। नॉर्मल डिलीवरी करवाओ तो कहीं हाथ कंधा रह गया, कहीं परेशानी हो गई, कहीं हेड फंस गया तो तकलीफ। दूसरी बात, जैसे ही बच्चे को आप बाहर निकालते हो, नाल काटते हो, तो चूँकि इंसुलिन ज़्यादा है, माँ से उसको शुगर मिल नहीं रही, तो बच्चे को भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चे की शुगर कम हो जाती है। इसको ज़्यादा जॉन्डिस होती है, पीलिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और डिलीवरी में भी तकलीफ होती है। तो दोनों डायबिटीज़ केस में इधर डायबिटीज़ है
तो कंट्रोल करो बिफोर यू कंसीव, और जब बच्चा आए पेट में उसके पहले प्रेगनेंसी के, यह है तो 7वें महीने में आई तो शुगर को कंट्रोल करो। शुरू की डायबिटीज़ प्रेगनेंसी। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, केवल इंसुलिन इसका इलाज है। जी सर। कभी कभी अपन मेटफॉर्मिन देते हैं तो बेस्ट है इंसुलिन। और शुगर की बीमारी को माँ को 80 से 90 भूखे पेट की और 120-130 से ज़्यादा खाने के 2 घंटे बाद की नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसे रखोगे वहाँ 200 का और 125 का क्राइटेरिया प्रेगनेंसी में नहीं चलता। प्रेगनेंसी में 80-90 भूखे पेट की और 120 और 130 मैक्सिमम खाने के 1 से 2 घंटे बाद की रखो, तो बच्चा भी स्वस्थ, माँ भी स्वस्थ और अच्छे से। दूसरी बात, अभी क्या पूरा का पूरा परिवेश बदल गया, जी सर। अपनी सोसाइटी बदल गई। पहले लड़की की शादी 15, 16, 17, 18 में होती थी, 25 साल तक 3-4 बच्चे हो जाते थे, बात खत्म, तो कुछ पता ही नहीं पड़ती थी। अभी क्या 25 से 30 साल में शादी हो रही है तो बच्ची भी मोटी हो जाती है, मतलब वजन बढ़ जाता है। व्यक्तिगत नहीं हूँ मैं, पर फिर भी और चांसेस ज़्यादा हैं। और सोसाइटी में शुगर बढ़ गई है या डायबिटीज़ बढ़ी है, माँ बाप को है, तो ऐसे बच्चों को चांसेस ज़्यादा हैं। जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा है उनको परेशानी है, तो ऐसे लोगों को प्रेगनेंसी आए उसके पहले जांच करवा लो, है तो इलाज करो, नहीं है तो मॉनिटर करो। दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। तो प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रिलेशन है, माँ पे भी, भ्रूण पे भी और होने वाले बच्चे पे भी। तो डेफिनेटली दोस्तों, सर ने बताया कि प्रेगनेंसी चूँकि 9 महीने का ही पीरियड है और उसका सारा इम्पैक्ट माँ पे, बच्चे पे, प्रेगनेंसी के दौरान जो बीमारियाँ होती हैं उन पे और भविष्य पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो इस 9 महीने में ही हमें कंट्रोल करना होता है। चूँकि बच्चा जो माँ के पेट में होता है बहुत छोटा होता है, तो हमारे टारगेट थोड़े से और स्ट्रिक्ट होते हैं ताकि बच्चे में उसके कारण होने वाले नुकसानों को रोका जा सके। और जो डिलेड मैरिज और ये सब कारण हैं जिससे वैसे भी डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ती है, वो अगर अपनी प्रेग्नेंट महिलाओं में हैं, अगर डिलेड मैरिज है, ओबेसिटी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उनमें जीडीएम के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए भारत सरकार की विभिन्न सोसाइटी, चाहे वो एंडोक्राइन सोसाइटी हो या गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी है, वो कहती है कि हर महिला जो प्रेग्नेंट हो वो पहले ट्राइमेस्टर में उसकी शुगर चेक होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो भी कम से कम 5वें महीने के बाद उसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके हमें शुगर के लेवल को जानना चाहिए ताकि हम आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशन को रोक सकें। तो सर, ये महत्वपूर्ण 3 एस्पेक्ट होने के बाद अब मैं थोड़े से डीप एंडोक्राइनोलॉजी की अच्छा, तरफ। देखो, डीप के पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुई है या डिटेक्ट हुई जीडीएम है, ऐसे लोगों को डिलीवरी के बाद में भी मॉनिटर करना चाहिए। क्यों? स्टडीज़ बताती हैं कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा डायबिटीज़ के चांसेज हैं। अब नहीं भी है और अगला प्रेगनेंसी आती है तो जल्दी टेस्ट करवाओ। तो ऐसे नहीं, अपन नहीं छोड़ सकते डिलीवरी हो गई मैं तो नॉर्मल हो गई, कुछ नहीं करना। अपने को डिलीवरी हो जाए तो भी 6 हफ्ते बाद दोबारा जीटीटी करो, ग्लूकोज टॉलरेंस करो, 3 महीने में कर लो, नॉर्मल है तो भी हर साल या 6 महीने में करते देखना चाहिए। तो ऐसे लोगों को चांसेस ज़्यादा हैं और दे शुड ट्राई टू कीप देयर वेट इन ए नॉर्मल रेंज। खाने पीने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सर ने एक चीज़ और ऐड की, वाकई में ये बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है कि एक बार जीडीएम हो गया तो हमें उसे भूलें नहीं, क्योंकि जीडीएम अब भविष्य में होने वाली डायबिटीज़ का भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो डेफिनेटली जिनको जीडीएम हुआ था पहली प्रेगनेंसी में और अगर उनका वजन बढ़ रहा है और उनकी डाइट अनियंत्रित हो गई है तो वो टाइमली अपना स्क्रीनिंग करवाएं ताकि वो उनको डायबिटीज़ होने के पहले या अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके। तो थोड़ा सा डीप, मतलब सर, मैं अब एडल्ट की बात हमने काफ़ी कर ली। अब चूँकि एंडोक्राइन आपने बताया कि शरीर के सारी अंगों की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि होती है, ग्रोथ पे भी असर डालती है। तो जो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कई बार शॉर्ट स्ट्रक्चर के होते हैं और माता पिता कई बार समय पे जान नहीं पाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और किन माता पिताओं को अपने बच्चों को सही समय पे डॉक्टर के पास ले जाके असेसमेंट कराना चाहिए एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में, ताकि हम उसके कारण को जान सकें। और टाइम की कितनी महत्वता है इसमें कि अगर हम लेट डायग्नोसिस करेंगे तो क्या नुकसान है, अगर जल्दी पकड़ लेंगे तो क्या फ़ायदे हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रक्चर पे सर आपका विचार देखो, हो। शॉर्ट स्ट्रेचर कहें तो एक होता है फैमिलियल, माँ बाप छोटे हैं तो बच्चा जी छोटा सर, होएगा। जी सर, दूसरा, 3 उसका न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, जी सर। हैं खाना पीना। बच्चा तो अभी अभी 4-6 साल की बच्ची मेरे पास है एक्टिव, वो केवल दूध ही पीती है। अब दूध पीती है तो 8 ग्राम तो उसका हीमोग्लोबिन, अब बढ़ेगी कैसे? तो चक्कर है, उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन देखो, फैमिली को देखो, माँ बाप को देखो। और 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ में काम करते हैं। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसका नाम ही है, जो पीट्यूटरी से निकलता है। अगर उसकी कमी है तो बच्चा छोटा होगा। और बच्चा शुरू में ही जब पैदा होता है तब मालूम पड़ा कि क्लेफ्ट लिप है, क्लिप पैलेस है, नाक थोड़ी गड़बड़ है, बच्चे की आवाज़ बहुत पतली है,
या बच्चा शुरू से नहीं बढ़ रहा तो अपन उसको बोलते हैं कि शुरू से हो सकती है। या उसका जननांग का पेनिस का साइज बहुत छोटा है, माइक्रोपेनिस बोलते हैं, तो अपन उसको देख सकते हैं। एक बच्चा बढ़ रहा था, एकदम बढ़ते बढ़ते बंद हो गया, थायराइड चेक कर लो है। एक होता है कुशिंग सिंड्रोम जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, कॉर्टिसोल से भी ग्रोथ की इंपॉर्टेंस है। सो थायराइड, ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल, अगर कॉर्टिसोल की अधिकता है तो बच्चा नहीं बढ़ेगा। तीसरा न्यूट्रिशन या कोई इंटरकरेंट इलनेस, टीबी हो गई, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हो गया, किडनी में परेशानी हो गई, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गई, ऐसे लोगों को भी शॉर्ट स्टेचर होता है। तो अपन फैमिली कैसी चल रही है, बच्चा बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते एकदम बंद हो गया उसका बढ़ना, किशोर अवस्था में नहीं जा रहा, जब जाना चाहिए तो नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पर अब दूसरा प्रश्न का उत्तर आपका ये है कि भाई कब लाना चाहिए, अर्लियर इज बेटर। एक बार अगर हड्डी फ्यूज हो गई एपिफिजियल, तो बच्चा बढ़ेगा थोड़ी, आप कितनी भी दवाई दे दो। तो लाना है तो शुरू में ही जब आपको लगे कि गड़बड़ है तभी बच्चे को दिखा दो, कोई परेशानी है, और अगर कोई कमी है अगर उसको पूरा करें तो बच्चा एकदम नॉर्मल भी हो सकता है। सो आपके प्रश्न का उत्तर सीधा ये है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऑब्जर्व करो, देखो, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल बोथ। और अगर लाना है तो शुरू में लेके आओ। एक बार बच्चा, लड़की 9 साल 10 साल की हो गई, बेटा 11-12 का हो गया, फ्यूजिंग हो गया, तो परेशानी है। और 14-15 लोग 18 तक आते हैं। तो मैं बोला भैया सेना में जाना है क्या, तू पुलिस में जा रहा है तो मैं तेरी इलाज करूँ? बोला नहीं साहब मैं तो छोटा हूँ। तो मैं बोलता हूँ लड़की तेरे को मिल जाएगी, चिंता मत कर, पर इट्स टू लेट। तो एक बार हड्डी जुड़ गई तो कोई इलाज नहीं है। तो 20 साल या 25 साल में आने से कोई फ़ायदा नहीं, आना है तो शुरू में जाओ। दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। तो सर ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एज कट ऑफ लगभग बताया कि जितना लेट होंगे उतना हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, एपिफाइसियल फ्यूजन कहते हैं, उसके बाद ग्रोथ होने की संभावना नगण्य होती है। तो कम से कम जो आजकल नॉइस होता है अखबारों में या मीडिया में कि ये पाउडर पियो इससे हाइट बढ़ती है, ये थेरेपी लो उससे हाइट बढ़ती है, वो पूरी तरह से असत्य कथन है। उससे कारण से पेशेंट अननेसेसरी प्रोटीन पाउडर या कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं जिससे उनको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, किन पॉइंटर्स तो मैं सर के साथ सर मुझसे सहमत होंगे कि एटलीस्ट हम बच्चों को रेगुलर मॉनिटर करते रहे, और अगर वो क्लास में कहाँ खड़ा होता है लाइन में, उसके कपड़ों की साइज़ बदल रही है कि नहीं, शूज़ साइज़ बदल रही है कि नहीं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर को हम ऑब्जर्व करें अगर शुरुआती सालों में, खासकर 4 से लेकर 10 साल के बीच में। और अगर हमारा बच्चे डिफ़ॉल्ट कर रहा है ग्रोथ में, उसके पीयर्स, उसके क्लासमेट, उसके मोहल्ले के दोस्त बढ़ रहे हैं, तो एक बार एटलीस्ट स्क्रीनिंग कराने के लिए एंडोक्राइनल विभाग में संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई अवॉइडेबल कारण होगा, जैसे सर ने बताया न्यूट्रिशन हो गया या और कोई फैमिलियल कारण है, तो उसकी भी सही सलाह मिलेगी, ताकि आप असत्य कथनों के द्वारा बच्चे को किसी रूप में हार्मफुल दवाइयाँ ना दें। तो डेफिनेटली शॉर्ट स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा भी जी सर। सी, अगर मेंटली बच्चा परेशान है, सर। पहले क्या होता था, लोग गांव में रहते थे, शहर में भेज दिए, चाचा के यहाँ रह ले, मामा के यहाँ रह ले, तो बच्चे को परेशानी होती है। तो वो भी साइको सोशल डिप्राइवेशन बोलते हैं। माँ बाप से दूर रखोगे, हॉस्टल में भेज दिया तो भी बच्चा नहीं बढ़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट कारण है। सो अपने को वो भी देखना चाहिए कि भाई मेंटली भी आदमी, इमोशनली भी बच्चा ठीक रहे। सो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ एक मल्टी डायमेंशनल थिंग है, जिसमें हमारे हार्मोन, हमारा न्यूट्रिशन, हमारा जेनेटिक और हमारा आसपास का साइको सोशल इन्वायरमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन, ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। तो डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली। अब सर मैं लास्ट में आपसे एक और ऐसे ही बर्निंग टॉपिक जो हम आजकल डे टू डे लाइफ में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में देखते हैं, लड़कियां जो लेट मैरिज कर रही हैं या वजन ज़्यादा गेन कर रही हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन स्ट्रेस बोलो, या खान पान की हाई फूड, डेंस फूड अवेलेबल हो गया है, मोबाइल कॉल पे आ जाता है, तो दे आर गेनिंग वेट। और लाइफस्टाइल क्या है, बहुत ईजी आसान हो गई है, गाड़ी से चलते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, तो ओबेसिटी हो रही है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो हम अधिकतर देखते हैं आजकल पेशेंट में, उन लड़कियों में 3-4 प्रॉब्लम होती है सर। कुछ पेशेंट आती हैं हेयर बाल लेके, कॉस्मेटिक, और कभी कभी बच्चे नहीं ठहरते शादी के बाद, और उसके कुछ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन भी होते होंगे। तो मैं सर आपसे इन तीनों एस्पेक्ट पे कुछ जानकारी या इन्फॉर्मेशन देना पब्लिक को चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट को पीसीओडी है या होने से कैसे बचें, तो क्या क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं? सी, बहुत बार होता है साहब, मेरा महीना कम हो गया, मेरे पीसीओडी हो गई इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। अरे भाई, अरे ऐसा थोड़ी होता है, तेरा वजन बढ़ गया इसलिए पीसीओडी हो गई। तो पीसीओडी यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक कारण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब होता है डायबिटीज़ या शुगर की अधिकता शरीर में। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में क्या होता है कि बच्ची को या लेडी को हर महीना आता है, और हर महीने आने के 15वें दिन ओव्यूलेशन होता है, अंडा निकलता है।
अगर अंडा नहीं निकलेगा और तो ओव्यूलेशन नहीं होएगा तो महीना नहीं आएगा, या महीना नहीं आएगा तो कभी कभी अंडर एंडोमेट्रियम बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं यूट्रस में या बच्चादानी में, ये जब मोटी होती जाती है तो टपकती है अपने आप, वजन बढ़ गया तो कभी कभी स्पॉटिंग हो गई, कभी हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, ब्लीडिंग हो गई, और कभी महीना 3 महीने तक नहीं आया। ऐसी परेशानी होती है अगर ओव्यूलेशन बराबर ना हो, और ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में। और छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, 10 से 12 अपन सोनोग्राफी करें तो ओवरी या अंडाशय बड़ा दिखता है, और बहुत सारे सिस्ट बोलते हैं ऐसे लोगों को नहीं है। अब क्या होता है, अगर ओवरी बराबर नहीं है तो वहाँ से हार्मोन निकलते हैं। हर आदमी में औरत के हार्मोन होते हैं कम मात्रा में, हर औरत में आदमी के हार्मोन होते हैं कम मात्रा में। और ये ओवरी जो है जब आदमी के हार्मोन ज़्यादा बढ़ाने लगती है तो बाल आने लगते हैं, यहाँ बाल आ गए, ब्रेस्ट के आ गए, पेट में आ गए, हाथों में आ गए, तो या यहाँ पे ज़्यादा है, हाथ के तो हो सकते हैं ऊपर या जांग में, तो और महीना बराबर नहीं है, वजन बढ़ रहा है, महीना इरेगुलर है, अगर शादी भी हो गई तो चूंकि अंडा नहीं निकलेगा तो बच्चा कैसे होएगा, तो इनफर्टिलिटी हो गई। इतने सारे इनफर्टिलिटी सेंटर नहीं आपने सब जगह खुले पेट पड़े, पॉलीसिस्टिक ओवरी, एज बढ़ती है, वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो नेचुरली पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो एक चीज़ हो गई हेयर ग्रोथ, आप ज़्यादा परेशानी है तो और आवाज़ भर्रानी हो जाए, परेशानी हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा, ओवुलेशन है, हो भी जाए तो भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में मेटाबॉलिक की बात करी आपने, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो शुगर के चांसेस है, शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ी, साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, दूसरे हार्मोन बढ़े, हार्ट की बीमारी बढ़ी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी एक चीज़ नहीं है, सिंड्रोम है। सिंड्रोम बोले तो बीमारी का घर, जैसे डायबिटीज अकेली बीमारी नहीं है, ये भी बीमारी का घर है, क्योंकि इसके साथ 25 दूसरी बीमारियाँ आती हैं। तो पॉलीसिस्टिक को बचाने का सबसे बढ़िया है कि भैया जितना जरूरी उतना ही खाओ, बट कोल्ड ड्रिंक्स लोग पी रहे हैं एंड दे पुट ऑन वेट, सो यू हैव टू कंट्रोल। सी डायबिटीज प्रॉब्लम सबसे बड़ी ओबेसिटी की है डॉक्टर साहब, कि एक बार वजन बढ़ जाए तो कम करना बहुत मुश्किल काम है। तो बेस्ट है कि भैया अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखो, चलते फिरते बने रहो, जितना ज़रूरी उतना खाओ, खुश रहो, तो अपनी ज़िंदगी सुखी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक से, डायबिटीज़ से, सबसे अपन बच सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। ओवर टू यू। तो डेफिनेटली चूँकि समय की बाध्यता होती है, एंडोक्राइनोलॉजी में हम कई और एस्पेक्ट पे आगे आने वाले श्रृंखला में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेनोपॉजल वुमेन में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, डीएसडीज क्या होती हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट की डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, और भी कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि एंडोक्राइनोलॉजी विभाग कवर करता है। और इससे संबंधित जानकारी का अभाव, चूँकि ये विभाग अभी अभी लास्ट 5-10 सालों में बहुत फ्लेयर अप हो रहे हैं, अदरवाइज़ पुराने लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इस कारण से कई बार वो सही समय पे सही डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो आने वाली श्रृंखलाओं में यकीनन हम इन अदर एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। तो सर लास्ट में मैं आपसे एक टेक होम मैसेज पब्लिक के लिए चाहूँगा कि वो एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित बीमारियों को कैसे सही समय पे उपचार ले पाएँ। जैसे मैंने पहले बताया, एंडोक्रीन में डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट है, पर डायग्नोसिस कर दिया तो आराम से इलाज कर सकते हो। डेफिशिएंसी है तो उसको ऊपर से दे दो, और ज़्यादा है तो अपन उसको कम करके कट करते हैं। ट्यूमर है तो निकाल दो, ज़्यादा है तो अपन दवाई दे के सप्रेस कर दो। इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओबेसिटी इज टेकिंग वेरी बिग रोल। वजन बढ़ रहा है, लाइफ स्टाइल बदल रही है, हर घर में 3 कारें खड़ी हैं, 4 स्कूटर खड़े हैं, बड़े बड़े घर हो गए, लिफ्ट में अपन चलते हैं। तो लाइफ स्टाइल को ठीक रखो, आउटडोर गेम खोलो। लोग ये मोबाइल पे और टीवी पे गेम खेल के वजन बढ़ा रहे हैं, बैठ के सारा दिन खाते पीते रहते हैं, उसको ध्यान रखना है। बच्चों को माएँ घर का खाना ट्रेडिशनल खिलाएं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि बच्चे जो बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं, मेरी माँ अच्छा खाना बनाती थी। अरे भैया, खाना क्यों बनाता अच्छा लगता है, क्योंकि जो अपन ने बचपन से खाया वही अपने को बाद में पसंद है। तो माँओं से कहूँगा कि घर का ट्रेडिशनल खाना खिलाओ बच्चों को। ज़्यादा लाड़ में वजन करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बीमारी का घर है। दूसरी बार अगर शुगर नहीं है तो भी लाइफ स्टाइल ठीक रखो। अगर शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, तो पहले दिन से उसको ठीक करो और मॉनिटर करो। अगर आप अच्छे रहोगे तो आप उसके दूरगामी परिणामों से या दुष्परिणामों से बच सकते हो। आँख बचा सकते हो, किडनी बचा सकते हो, हार्ट को बचा सकते हो। अगर थायराइड है, हाइपो है, तो दवाई समय पे लो, एक गोली से आप अच्छे हो सकते हो। हाइपर में भी है और दूसरी परेशानियों पे बच सकते हैं। सो एंडोक्रीन डिपार्टमेंट या हार्मोन से संबंधित जितने रोग हैं, हम उसके लिए हमारा सेम्स हॉस्पिटल खुला हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट है, डीएम के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम सबको देखते हैं। ये मैं अपने वो नहीं कर रहा हूँ, पर चाहूँगा
कि आप अपना ध्यान रखो और वजन ना बढ़ाओ, शुगर है तो कंट्रोल करो, थायराइड है तो उसको देखो, दूसरी एंडोक्रिन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं और अपन आगे इस बारे में और बात करते रहते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो भैया तो हमसे पूछ लो, हमारा नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। ओवर टू यू डॉक्टर। पर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर साहब, और धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। इस पॉडकास्ट को हम कंक्लूड 2 पार्ट में कर सकते हैं। पहला, जैसे कि सर ने बताया कि हार्मोन या जो ये केमिकल होते हैं, ये हमारे बाल से लेकर नाखून तक और माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक सभी एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमें जब भी कोई परेशानी हो तो हम इसका असेसमेंट कराएं। दूसरा पार्ट सर ने बताया कि ज़्यादातर एंडोक्राइन बीमारियां जो अभी होने लगी हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, पीसीओडी और अदर हार्ट बीमारियां, तो हमें एक सिंपल फार्मूला याद रखना चाहिए, ABCDE। ए का मतलब हम अपना A1C कंट्रोल रखें, बी का मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, सी का मतलब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, डी का मतलब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट और डिसिप्लिन रखें लाइफ में, और ई का मतलब है बच्चों को सीडेंट्री ना बनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज की आदत डालें। तो इस ABCD को अगर हम फॉलो करते हैं तो न केवल हम एंडोक्राइनोलॉजिकल बीमारी से बच सकते हैं, भविष्य में हम हार्ट की बीमारियाँ, लीवर की बीमारियाँ और बहुत सारी जोड़ों की बीमारियों से भी बच सकते हैं अपने वजन को नियंत्रित करके। सो धन्यवाद। आगे आने वाली श्रृंखला में हम और महत्वपूर्ण विषयों पर सर से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार भैया, थैंक यू, नमस्ते।